बेटा हम आपके केमिस्ट्री का 12th की केमिस्ट्री का पॉलीमर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और ये चैप्टर मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिया था बच्चे। तो ये 15 चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी टर्म पॉलीमर्स एंड मोनोमर्स। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आपकी जो प्रीवियस वाली क्लासेस थी, जब भी मैंने स्टार्ट किया था बच्चे आपका ये वाला चैप्टर। तो क्या होता है, पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ड्राइव फ्रॉम मोनोमर्स। तो जो पॉलीमर्स होते हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं जिसको हम मोनोमर्स से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये हमारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो पॉलीमर्स हैव ए हाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो पॉलीमर्स होते हैं उनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। इन्हें पॉलीमर वेरियस मोनोमर यूनिट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो वेरियस यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। पॉलीमर्स कैन बी नेचुरल एज वेल सिंथेटिक, पॉलीथीन, रबर एंड नाइलॉन। तो ये सारे आप इसके पॉलीमर के एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो मोनोमर में क्या होता है, reactive molecule that combine with each other in large number through covalent bond to give rise to polymer। तो बच्चे मोनोमर्स क्या होता है, सिंपल लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास फर्दर पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं। आप इनकी एग्जांपल ले सकते हो, अथीन, प्रोपीन। तो हमने डिस्कस किया था आपकी क्लास में, जब भी अथीन को अथीन से प्लस करोगे, ठीक है, अथीन अथीन हमारे पास पॉलीथीन फॉर्म होंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था बच्चे। तो आपका सेकंड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल एंड पॉलीमर्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो क्या होती हैं पॉलीमर्स आपके, ठीक है, सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक्स एंड नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं आपके बच्चे, वो जो नेचर मतलब नेचुरल होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं बेटा। ठीक है, वो नेचुरली हमें मिल जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय प्लांट्स एनिमल्स। तो फॉर्म होते हैं एनिमल्स द्वारा, प्लांट्स द्वारा, नेचुरली नेचर से अगर होते हैं। सिंथेटिक्स क्या होते हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग जो होता है, ठीक है, उनको प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो सिंथेटिक्स रबर। तो ये सारे हमारे सिंथेटिक्स पॉलीमर है। तो नेक्स्ट टर्म है आपकी होमो पॉलीमर्स एंड को पॉलीमर्स। तो इनकी आपने एग्जांपल बतानी है क्वेश्चन में। तो बच्चे आप इसमें ऐसे भी आप इसके डिफरेंसेस के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हो इसको। द पॉलीमर दैट आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर्स आर नोन। होमो में क्या होता है बेटा, सिंगल पॉलीमर से आपके सिंगल मोनोमर से आपके पास मतलब सेम सिंगल मोनोमर से आपके पास होमोपॉलीमर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो, इन अदर वर्ड्स द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ होमोपॉलीमर्स आर ड्राइव्ड ओनली फ्रॉम वन मोनोमर। जैसे आप एग्जांपल ले लो पॉलीथीन की। तो कोपॉलीमर्स में क्या होता है, जिसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, 2 से ज़्यादा भी रिपीटिंग यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स ऑफ होते हैं इसके, मतलब 2 टाइप के हो सकते हैं मोनोमर्स। जब भी एक दूसरे में मिक्स होंगे उसको कोपॉलीमर्स बोलते हैं। तो मैंने आपके चैप्टर में स्ट्रेन की एक एग्जांपल दी थी, बूना एसिड कोपॉलीमर ऑफ 1,3-बुटाडाइन एंड स्ट्रेन। तो मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी बच्चे। नेक्स्ट इज हाउ डू यू एक्सप्लेन दी फंक्शनैलिटी ऑफ मोनोमर्स। तो फंक्शनैलिटी मोनोमर्स की कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बच्चे क्या होता है, जो आपके पास मोनोमर्स होता है उसकी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। मतलब क्या होता है, हम बोल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें, तो इनकी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं बेटा, ये इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोनोमर में। जैसे आप बुटाडाइन की एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल ली बेटा, थीन है। ठीक है, तो थीन में क्या होता है, प्रोपेन इज 1 एंड दैट ऑफ दी 1,3-बुटाडाइन एंड एडिपिक एसिड इज 2। तो प्रोपेन का 1 होता है, ठीक है, साइट अटैच होने की 1,3-बुटाडाइन में भी 1 होती है और एडिपिक एसिड में 2 होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में इसमें क्या होता है बच्चे, आपको मैंने बताया था, आप मोनोमर से बहुत सारे जब भी मोनोमर्स इकट्ठा होते हैं, मोनोमर मिक्स होते हैं एक दूसरे में, ऐसे बोल सकते हो, मोनोमर प्लस मोनोमर, तो आपके पास पॉलीमर फॉर्म होते हैं। ठीक है,
मोनोमर की हेल्प से हमने पॉलीमर को फॉर्म किया, देन आपके पास जो पॉलीमर फॉर्म होने की प्रोसेस है उसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज NHCS3, ये वाली स्ट्रक्चर दी गई है आपको एक, तो ये बताना है आपने ये इसके पॉलीमर्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चे, तो ये देखो इसके मतलब ये वाला होमोपॉलीमर है और कोपॉलीमर है। तो बच्चे ये क्या है, ये हमारा होमोपॉलीमर है, क्योंकि बच्चे इसमें ये देखो एक सिंगल ही हमारे पास मोनोमर यूनिट है, ठीक है, एक सिंगल मोनोमर यूनिट कैरी कर रहे हैं क्योंकि एक ही है, ठीक है, सेम मतलब उसके मोनोमर इकट्ठे होके उसके मोनोमर मतलब लगेंगे, फिर आपके पास पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज in which classes the polymer are classified on the basis of molecular masses। तो के बेसिस पे आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन पॉलीमर्स दे आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो कुछ ग्रुप्स है बच्चे, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, तो इनके बारे में बच्चे हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंशन पॉलीमर्स। तो एडिशन और कंडेंशन पॉलीमर्स बच्चे हमने चैप्टर में भी पढ़े थे, आई होप आपको आते होंगे। तो इसमें मैं आपको फिर भी बता देती हूँ एडिशन में क्या होता है। तो इसमें एडिशन होती है हमारे पास मोनोमर्स की, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीमर्स। जैसे पॉलीथीन हो गया आपका बेटा, डबल बॉन्ड है, अथीन मिक्स हो रहे हैं तो आपके पास पॉलीथीन फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है, कंडेंशंस पॉलीमराइजेशन में आपके पास बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, वो रिपीट होते हैं, उनके बीच रिएक्शन होती है। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एलिमिनेट इन ईज कंडेंशंस। तो इनमें क्या होता है, कुछ जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, एलिमिनेट वो हो जाते हैं, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे नाइलॉन 6,6 इज फॉर्म्ड बाय कंडेंशंस पॉलीमर्स ऑफ द हेक्सामेथाइल डायामाइन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है बच्चे। तो ये वाली रिएक्शन फॉलो होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज दी एक्सप्लेन दी टर्म कोपॉलीमराइजेशन एंड गिवन टू एग्जाम्पल। तो ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, तो ये मैंने आपको बता भी दिया था बच्चे। तो क्या होते हैं कोपॉलीमराइजेशन, तो आपने बताना है मर्ज फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट इज कॉल्ड कोपॉलीमराइजेशन। तो वही बच्चे मैंने आपको डिफाइन किया था जब भी हमने इनके डिफरेंसेस किए थे, जब भी मतलब डिफरेंट सेम भी हो सकते हैं, टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट कंबाइन होते हैं तो आपके पास कोपॉलीमराइजेशन होती है। ये देखो बुटाडीन का रिएक्शन दिया गया है, 1,3 बुटाडाइन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, 1,3 बुटाडाइन स्ट्रीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन फॉलो हो रहा है और हमारे पास बुनास फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बेटा, ये वाली आपने इसकी ये वाली एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, 966 वाली, नाइलॉन 66 वाली। नेक्स्ट इज राइट द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ अथीन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें आपने रेडिकल मैकेनिज्म बताना है, ठीक है, अथीन का। तो क्या होता है इसमें, तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप्स में होता है बेटा, चेन इनिशियल स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और चेन प्रोपागेटिंग, ये 3 फॉलो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अथीन to polythene consists of heating or exposing to light a mixture of ethene with small amount of benzoyl peroxide as the initiator। तो इसमें क्या होता है, आप बेंजाइल पेरोक्साइड को लोगे, मोस्ट ऑफ यही इनिशिएटर दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके ब्रेक डाउन करोगे आप, यहाँ से बाउंड देखो ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ से ये दे वाला देखो ओ का बाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, फर्दर हमारे पास बेंजॉइल का फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, ये देखो ओ के ऊपर हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म हो गया, फिर फर्दर वो फिनाइल फ्री रेडिकल में चेंज हो रहा है, ये देखो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, C6H5 जो हमारे पास फिनाइल फ्री रेडिकल है उसका रिएक्शन हुआ अथीन के मोनोमर से, अथीन के मोनोमर से करवाना है बेटा। तो आपके पास एक बिग रेडिकल फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास चेन प्रोपागेटिंग स्टेप फॉलो होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। तो नेक्स्ट फिर उसमें क्या होगा, अथीन जो हमारा लास्ट वाले रिएक्शन में फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसमें से फ्री रेडिकल यहाँ से ब्रेक डाउन होगा इसका बाउंड, ठीक है। तो आपके पास एक बिगर फ्री रेडिकल
फॉर्म होगा, उसको आप 2 का नाम दोगे। तो लास्ट स्टेप में चेन टर्मिनेटिंग में आप इनको कंबाइन कर दोगे। ये वाले जो हमारा रेडिकल फॉर्म हो रहा है बिगर, तो उसको आप 2 टाइम्स कंबाइन करोगे, ठीक है, क्योंकि मोनोमर हमने पॉलीमर्स फॉर्म करवाने हैं, तो आप इनको कंबाइन करोगे। n टाइम भी कंबाइन हो सकते हैं ये, ठीक है। तो हमारे पास पॉलीथीन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इज डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं बेटा? थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर्स आर लीनियर स्लाइटली ब्रांच्ड। तो बेटा ये मतलब स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट इनकी चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है विच कैन बी सॉफ्टन एंड हार्डन ऑन हीटिंग, हिंस दे कैन मॉडिफाई अगेन एंड अगेन। तो इनको बच्चे थर्मोप्लास्टिक को आप हीट प्रोवाइड करके सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इनको आप हीट प्रोवाइड करके इनको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हो, फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग्स। तो थर्मोसेटिंग्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक्ड और हैवी ब्रांच पॉलीमर विच गेट हार्डन ड्यूरिंग द मोल्डिंग प्रोसेस। तो जैसे बेटा बेकलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो इनको ब्रेक मतलब इनको मोल्ड करना हार्ड होता है, ठीक है, सॉफ्ट नहीं होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द मोनोमर यूज्ड फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो मोनोमर्स लिखने आपने, तो पॉलीविनाइल का मोनोमर क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड हो गया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2CHCl। तो ये विनाइल क्लोराइड होता है हमारा। तो बच्चे एक बात याद रख लो, जो पॉलीविनाइल है, ठीक है, उसका जो पीछे वाला है विनाइल क्लोराइड, वही उसका मोनोमर होगा। जैसे टेफ्लॉन है, ठीक है, तो टेफ्लॉन की फुल फॉर्म होती है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथलाइन। इथलाइन, तो बच्चे इसकी ये देखो टेट्रा फ्लोरो इथलाइन, इसका क्या हो गया बेटा? इसका मोनोमर हो गया, ठीक है, CFF2 इसका डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है, ये आपका ऐसा होता है। नेक्स्ट इज बेकलाइट। बेकलाइट का फॉर्माल्डिहाइड एंड फिनोल 2 इसके पॉलीमर्स हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर यूज्ड इन द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। तो बच्चे इसमें मोस्ट ऑफ बेंजाइल पेरोक्साइड ही यूज़ होता है, ठीक है, तो इसमें बेंजाइल पेरोक्साइड का यूज़ होता है, ये देखो, ठीक है। मोस्ट ऑफ में मतलब इनिशिएटर के मतलब इनिशिएटर के तौर पे आप बेंजाइल पेरोक्साइड को ही लेते हो। नेक्स्ट इज हाउ डज द प्रेजेंसी ऑफ डबल बॉन्ड्स इन रबर मॉलिक्यूल्स इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। तो क्यों करती है बेटा उसके डबल बॉन्ड की? बिकॉज बच्चे नेचुरल रबर में लीनियर सिस पॉली, ठीक है, आइसोप्रीन होते हैं, इन विच द डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट C2 एंड C3 आइसोप्रीन यूनिट्स। तो इसमें सिस पॉली आइसोप्रीन होते हैं। तो जब भी हमारे पास सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चे, तो क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस होती है, ठीक है, वो वीक हो जाती है, ठीक है, थोड़ी सी वीक हो जाती है आइसोप्रीन के बीच, ठीक है, क्योंकि वो आपने सिस और ट्रांस की टर्म्स पढ़ी होंगी बेटा, तो उसमें ये क्या हो जाता है, थोड़े से वीक हो जाते हैं। ये देखो C2 और C3 पे मैंने शो किया हुआ है, इसमें हमारे पास सिस पॉली आइसोप्रीन फॉर्म हो रही है। तो उसमें क्या हो गया, उसकी फोर्स ऑफ जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है वो उसमें बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्वाइट थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इसीलिए एज ए रिजल्ट वेरियस स्ट्रैंड्स इन नेचुरल रबर आर अरेंज रैंडमली, हिंस इट शो इलास्टिसिटी, ठीक है। डिस्कस द मेन पर्पज ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेचुरल रबर थ्रू यूजफुल हैज़ सम प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट यूज, दीज लिमिटेशंस आर डिस्कस्ड बिलो। तो बच्चे इसको यूज़ करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनकी कौन सी मतलब लिमिटेशंस है? जैसे बच्चे नेचुरल रबर होती है जो सॉफ्ट होती है, ठीक है, स्टिकी होती है एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, इट एलिवेटेड टेम्परेचर इट बिकम इवन सॉफ्टर एट लो टेम्परेचर, इट बिकम्स ब्रिटल दस टू मेंटेन इट्स इलास्टिसिटी। नेचुरल रबर इज जनरली यूज इन द टेम्परेचर रेंज 283 to 335। तो इसमें बेटा ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है, लार्ज अमाउंट में वाटर को ऑब्जर्व कर सकता है ये। इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो रेजिस्टेंस ऑफ अबर्जन्स। तो नेक्स्ट, इट हैज़ लो टेंसाइल, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट इट इज़ सोलोबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये सोलोबल होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इट इज़ ईजिली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो इनके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ईजिली अटैक कर सकते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर इज डन टू इम्प्रूव अपॉन ऑल दीज प्रॉपर्टीज। इन दिस प्रोसेस ए मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विद सल्फर एंड एप्रोप्रिएट एडिटिव इज हीटेड एट टेम्परेचर रेंज। तो इसको 73 इसको इम्प्रूव करने के लिए इसको हीट किया जाता है 373 केल्विन एंड 415 केल्विन टेम्परेचर पे हीट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर मोनोमरिक रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 तो इसके ये वाले रिपीटिंग यूनिट्स है बच्चे, ठीक है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, इनके रिपीटिंग यूनिट है। तो नेक्स्ट इज तो मोनोमर 6 के बच्चे हेक्सामेथाइलीन, तो डायामाइन और एडिपिक एसिड है बेटा। नेक्स्ट इज आपने नेम लिखने हैं और स्ट्रक्चर्स बताने हैं, ये सिंपल है, आप कर सकते हो। आपने लर्न करने हैं बुना एस 1,3 बुटाडाइन स्ट्रेन, ठीक है, बुना एन की लिखनी है, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर होती है, यो मैंने शो की हुई है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट आइडेंटिफाई दी मोनोमर इन दी फॉलोइंग पॉलीमर स्ट्रक्चर, तो इनमें आपने आइडेंटिफाई करना है पॉलीमर को। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में बेटा आपका क्या आएगा, डायकोनिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायामाइन, ठीक है, आपका पॉलीमर आएगा, मोनोमर आएगा, सॉरी। नेक्स्ट इज मोनोमरिक ऑफ द गिवन पॉलीमर स्ट्रक्चर, तो इसमें आपका HCHO आएगा, मतलब फॉर्माल्डिहाइड आएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज डैक्रोन अपटेन फ्रॉम इथलाइन ग्लाइकोल एंड टेराफैटलिक एसिड, तो बेटा ये कंडक्शन, ये इसे रिएक्शन होगा इथाइल ग्लाइकोल का, तो हमारे पास डैक्रोन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट, तो बच्चे क्या होते हैं जिसको हम डीकम्पोज कर सकते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल बच्चे PHBV ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो बच्चे इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए, NCERT क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो ऐसे व्हाट आर पॉलीमर्स, हाउ दे आर क्लासिफाइड, ऐसे ये अपॉर्ट मतलब आपके क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक्स है, ठीक है। आपकी नेक्स्ट वाली आपकी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।